नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए जो आपका कल जो चैप्टर छोड़ा था जो एक्सरसाइज का, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। और अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, पहला वाला एक क्वेश्चन, और उसके बाद अपन दूसरा, तीसरा और चौथे के लिए आज अपन कोशिश करते हैं कि आपको आसान बनाकर, जितना आसान तरीके से मैं कर सकता हूं उतने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखिए इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में बात कर लेता हूं। पहले एक शब्द है HCF जिसको अपन बोलते हैं मैस है, और एक चीज है अपनी LCM जिसको अपन बोलते हैं लेस है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। अब उसके बारे में बात करता हूं। HCF क्या है और LCM क्या है। HCF वह है, HCF की देखो शाब्दिक परिभाषा जो है वह यह है कि कोई भी चीज है, कोई छोटी से छोटी चीज हो और कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, उन दोनों को इन रूप में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग दे, वह में से होता है। ले से क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं भाग दें। देखो में से का महत्तम, ले से का लघुत्तम। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। महत्तम और लघुत्तम, महत्तम का शब्द है बड़ी से बड़ी और लघुत्तम का अर्थ है छोटी से छोटी। अब बड़ी से बड़ी, आप सुनना एक चीज, बड़ी से बड़ी तो है, लेकिन अगर जहां कंपैरिजन किया जाएगा ना, वहां यह संख्या छोटी होती है और यह संख्या बड़ी होती है, उल्टा होता है। यह जो बड़ी से बड़ी है ना, ये एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में आपको छोटी दिखेगी, लेकिन जो छोटी से छोटी है यह वास्तविक रूप में आपको क्या दिखेगी, बड़ी संख्या दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी है ना, यहां पर तो ये भाजक है और यहां पर यह छोटी से छोटी जो दिख रही है ये भाज्य है, मतलब इसमें भाग दिया जाता है और इसका भाग दिया जाता है। इस चीज को आपको नोट करना है, सबसे बड़ी बात। अब अपन इनके बारे में सीखते हैं। LCM और HCF, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। उनके बाद इनके जो संबंध है, अब वो संबंध के बारे में बात करता हूं। जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या मान के चलो, पहली संख्या को आपने कहा A और दूसरी संख्या जो आपके पास है वह है B। दो संख्याएं हैं, एक A और एक B। मैंने बात की कि इन दोनों का लेसे और में से निकालिए। अब इन दोनों का जो LCM निकला उसको मैंने लिख दिया LCM, लेकिन इन दोनों का जो HCF निकला उसको मैंने लिखा HCF। अब इनमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए खास बात क्या है कि इन दोनों का जो गुना है वही गुना इन दोनों के करने पर आता है। इस चीज को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मैसे में जिन संख्याओं को हम छोड़ते हैं, लेसे में उनको ले लेते हैं। तो इसका मतलब वह सारे अभाज्य गुणनखंड जो A और B के हैं वह सब कहां आ जाएंगे, LCM और HCF के गुना में। जब LCM और HCF के गुना में वह संख्याएं सारी आ गई तो फिर हमको क्या परेशानी है इनको लिखने में भाई, तो लिख देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि A का गुना B से करने में, HCF का गुना LCM से करने में हमको मान बराबर प्राप्त होते हैं। यही चीज है कि हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी बन के आता है। कैसे आएगा कि आपको इन दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दे देगा और LCM और HCF दे देगा, दूसरी संख्या ज्ञात करवा लेगा, या इन दोनों संख्याओं को दे देगा, HCF या LCM में से एक नहीं देगा तो वो ज्ञात करवा लेगा। तो आपको अगर संबंध पता है तो फिर आराम से आप निकाल सकते हो।
आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। आपको बेसिक मैंने बताया कि किस हिसाब से आपको बेसिक करना है। कल अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपने सीख ही लिया था। अब अपने पास पहला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों। तो ये दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के। इस चीज को आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, और संख्याएं हैं आपकी 26 एवं 91। इनके बारे में बात करना है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। पहले निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। उनके लिए अपन के पास क्या होना चाहिए? इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड होंगे तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूं। मैं 26 को क्या लिखूं? चलो इनको नीचे लिख देंगे। 26 को क्या लिख सकता हूं? 13 गुना 2। आप उस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो, इस तरीके से अपने भाग विधि से पिछली बार उस क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किए थे। तो मैं इसको क्या लिखूं भाई, आपको करके ही बता देता हूं। 2 13 और 13 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 गुना 13 घात 1 1 लिख सकता हूं। ठीक है, 91। 91 को क्या मैं वही भाग विधि से इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं? किसका भाग जा रहा है 91 में? 7 का। 13 7 91। 13 7 91। हाँ भाई, 7 और 13 लिख दिया है मैंने। अच्छा कि भाई ये प्रवेश एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है ना, कि 13 7 91 कर देगा हमको। 91 का मतलब होता है सवाया। सवाया का मतलब होता है लोगों से आगे। अच्छा, लोगों से आगे अगर आप पहुंच जाओगे, यहां जुड़े रहोगे तो। अब मैं इनको तो हटा दूं, ये तो समझ में आ गया कि कहां से आया है। ठीक है, अगर ये आपके समझ में आ गया है तो मैं आगे चलता हूं। देखिए क्या होगा, ये लिखने के बाद अब एचसीएफ और एलसीएम लेंगे अपन। एचसीएफ ये होगा जो इनमें कॉमन होगा। एचसीएफ क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूं। कॉमन क्या है इन दोनों में? 13 की घात 1। तो 13 की घात 1 बराबर क्या होगा जाएगा? एचसीएफ 13। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम के बारे में जो कॉमन है वो तो उठा लो। कॉमन तो उठा लिया, उसके अलावा अपने पास क्या बचा? जो बच रहा है उस सबको लिख दो। 13 गुना 2 गुना 7। तो कितना आ जाएगा गुना करने पर? वो आपको देखना। 13 दूनी 26 या 7 दूनी 14 और 14 गुना 13। तो आप भाई 14 तिया 42 और 14 एकम 14 और ये हो गए 14 और 4 कितने हो गए? 18 182। अच्छा, अब 182 ये हो गए। 13 अपने पास हैं। अब इनकी जांच करनी है अपन को, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो अपन करते हैं, लिखते हैं जांच, और जांच में लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां देखना दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी है? 26 और 91। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एलसीएम क्या है अपने पास? 182 और एचसीएफ क्या है अपने पास? 13। मैं इनके गुणनखंडों के रूप में लिख दूं तो देखिए गुणनखंडों के रूप में लिखता हूं। 26 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुना 13। 91 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 गुना 13। 182 को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या था? 13 गुना 2 गुना 7। तो 13 गुना 2 गुना 7 और लास्ट में क्या लिख रहा है? 13। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखो 2 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 2। 2 है ना 13? ठीक है, 2 की घात 1,
7 घात 1 और 13 की घात 2। हो गया, आसान था, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है, सत्य, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, जांच हमने कर ली है सत्यता की। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। आगे दो संख्याएं कौन सी हैं अपने पास, एक 510 और 92। जिनको ये नोट करना है वो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, आपका क्वेश्चन है 510 एवं 92। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब उसका वही प्रोसीजर अपनाना है अपन को। आवाज गुणनखंड करो पहले, मैं लिख देता हूं 510, मैंने यहां आवाज गुणनखंड कर लेता हूं। 2 का भाग गया 2 बार, 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। किसका भाग दिया, 5 का। किसका भाग दिया, 5 का, या 3 का दे सकते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 का भाग दे लेते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 8 24। कितना बचा, 1, तो 1 बचा, 3 पंजे 15। किसका भाग जा रहा है, 5 का, 17 बार, और 17 का 1 बार। तो क्या मैं लिख सकता हूं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकता हूं। ठीक है, 92। अब 92 के लिए निकालते हैं। किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। सबसे पहले क्या आया, 46, फिर गया 2 का 23, और 23 खुद क्या है, अभाज्य संख्या, तो क्या आ जाएगा 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 23, ये लिख दिया। सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो चलो सत्यता की जांच करते हैं। पहले एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लें। अब एलसीएम निकालने लगे, या एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ क्या है, जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है, दोनों में 2 हमने 2 निकाल लिया। उसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। अगर यहां 2 है तो ये मत सोचना सर उसमें 2 है, ऐसा नहीं करना है। 2 का मतलब है अगर दूसरा 2 है तो इसमें भी दूसरा ही 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई संख्या इसमें है वो इसमें नहीं है तो फिर इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है एचसीएफ के लिए। अब एलसीएम के लिए अस्तित्व देखते हैं। भाई जो कॉमन था उसको तो हटा दीजिए 2। ठीक है, ये कर दिया। इसके अलावा जो बच गया उसको लिख लीजिए। 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है और 23 बचा हुआ है। ये क्या हो जाएगा सब, एलसीएम। अब सत्यता की जांच करते हैं। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मैं लिखता हूं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ के, यही होगा। अच्छा, तो देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। दो संख्याएं लिख देते हैं, 510 और 92 जो है। एलसीएम है आपके पास 2 गुना, पूरा यूं लिख देता हूं मैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 23। इधर 510 को मैं क्या लिखूं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 को क्या लिखूं मैं, 2 गुना 23। ठीक है, इधर वाले देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 लिख दिया है। अच्छा अब देखिए, 2 कितने, 1 2 और 3। मैं क्या लिख दूं यहां, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1 और 23 की घात क्या है, 1। लेकिन इधर देखते हैं तो 2 की घात 3,
3 की घात 1, 5 घात 1, 17 की घात 1 और 23 घात 1। आप मैच कर लीजिए दोनों सेम है या नहीं। एलसीएम अगर लिखवा है तो संख्याओं में गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं भाई 2 गुना 2 कितने हुए 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का गुना किससे कर ले 23 गुना 17 से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो अगर वो भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं अपन, है ना। अब आप जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हो जाता है। फिर अपन को तीसरा क्वेश्चन कराना है। पहले आपके में यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, विभाजन विधि थी, उनको हटा दिया गया है, अब सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको एलसीएम और एचसीएफ करने हैं। आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या है, अगली संख्या 336 और 54। दिखाई तो सबको दे रहा है ना, 336 और 54। अब मैं आता हूं संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर। 336 के लिए हम क्या लिखें, उसके लिए हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 2 का भाग जा रहा है 6 बार और 2 का भाग जा रहा है 8 बार। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अपन भाग दे रहे हैं 8 है का अंक, फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 8 16 और 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 21, फिर 3 का भाग जा रहा है 7 और 7 का भाग जा रहा है 1। ठीक है। अच्छा, 54 के भी कर लेते हैं साथ ही। 54 2 का भाग जा रहा है कितनी बार भाई, 2 का भाग गया 2 बार और 7 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ये मैंने संख्याएं लिख दी हैं आपकी जो अभाज्य गुणनखंड आए थे। अब इनके बारे में बात करते हैं। 336 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7, ये लिखा जा सकता है। इनकी घात मैंने 1 1 लगा दी है। 54 के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं लिखता हूं तो 2 की घात 1 और 3 की घात 3 लिख सकता हूं क्या। चलो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा जो इनमें कॉमन होगा। कॉमन क्या है, देखिए 2 की घात 1 2 यहां पर भी है, लेकिन यहां पर कितने 2 है 4, तो उनमें से एक तो कॉमन हो गया, तो इसका मतलब वो कॉमन 2 तो यहां लिख दिया। न्यूनतम घात कॉमन होती है, ध्यान रखना है। एचसीएफ में न्यूनतम घात लेनी है, एलसीएम में अधिकतम घात लेनी है, लोएस्ट एंड मैक्सिमम। अब देखिए आप क्या हो जाएगा कि भाई 2 की घात और यहां क्या हो जाएगा 3 की घात, और 3 में से और 1 में से 3 घात 1, मतलब 3 दूनी 6। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 6। और एलसीएम के बारे में बात करता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 की घात 4 अधिकतम घात, 3 की घात 3 अधिकतम घात और 7 की घात 1 अधिकतम घात। ये आपका आ जाएगा। आप भले इसको भी ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, घातों के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है। अब इसकी जांच करनी है। जांच के लिए मैं बात करता हूं कि जांच जो है उसका आपको बता ही दिया मैंने फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम के। और अगर हमारा इनके बराबर आता है तो जांच में हम देखते हैं कि देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं अपने पास, 336 और 54। तो एक बार तो लिख देते हैं 336 और 54, नेक्स्ट टाइम उनकी लिख देंगे ये वाले गुणनखंड रूप। और एचसीएफ एलसीएम क्या है अपने पास, 2 की घात 1 3 की घात 1। एलसीएम क्या है 2 की घात 4 3 की घात 3 और 7 की घात 1। 336 क्या है 2 की घात 4 3 की घात 1 7 की घात 1 और
54 क्या है, 2 की घात 1, 3 की घात 3, और इधर आपके पास क्या है, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7 घात 1। ये आपने योगी लिख दिया है। अब देखिए 2 की घात 4 और 1 5। पढ़ा है ना आपने कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात n है और एक गुना में है a की घात n, तो बराबर होगा a की घात m प्लस n। ध्यान रखना है ये चीज। 3 की घात कितनी हो गई, 4। 7 की घात कितनी है, 1। इधर भी देखो 2 की घात कितनी हो गई, 5। 3 की घात कितनी हो गई, 4, और 7 की घात कितनी हो गई, 1। ये आपके पास आ गया। अब जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके और अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, करते रहो, चालू रखो, देखते रहो। अगला क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो मैंने HCF और LCM आपको ज्ञात करना बताई दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही, तो हो सकता है ये आप लोग खुद कर लें। HCF LCM के क्वेश्चंस कर सकते हो ना, तो मैं आपको लिख दूंगा बोर्ड पर, तो आपके लिए अगले में एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, उसके अलावा मैं बच्चे को 2 क्वेश्चंस को आपके लिए लिखवा दूंगा। लिखवाऊंगा या पूरे करवा दूं? चलो पूरा ही करवा देता हूं। आप भी सोचोगे कि इस रईस से पाला पड़ा है, कोई बात नहीं, आपके लिए बेहतर है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, और प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 12, 15 और 21। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला 12, 15 एवं 21, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। मैं पहले इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। 12, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 15, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, 21, 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। ये आपको हो गया। अच्छा अब मैं लिखता हूं कि 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 2, 3 घात 1। 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, 15 को लिख सकता हूं 3 घात 1, 5 घात 1। 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 1 और 7 घात 1। अब देखिए HCF के लिए न्यूनतम घात, मैं बार बार बोल रहा हूं, HCF के लिए लोएस्ट और LCM के लिए हाईएस्ट। इस चीज को ध्यान रखना है, पावर को, घात को ध्यान रखना है। मैं अगर इनका LCM और HCF निकालने लगूं तो क्या होगा, LCM HCF को ध्यान दीजिए। इसका अगर मैं LCM निकालने लगूं तो हाईएस्ट पावर, 2 के लिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है। 3 के लिए हाईएस्ट पावर क्या है, सब जगह 3 ही है, 1 है। 5 के लिए हाईएस्ट पावर 1 है, 7 के लिए हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये इसका LCM है, ठीक है। और HCF के लिए लोएस्ट पावर, HCF के लिए लोएस्ट पावर निकालेंगे तो देखिए 3 की घात 2 की घात तो 2 है, यहाँ 2 की घात 0 है, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। 3 3 3 सब में है, लोएस्ट घात और हाईएस्ट घात इसकी क्या है, 3 की घात 1। 5 सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, जो नहीं होगा सब में कॉमन वो नहीं लेंगे अपन HCF में खासकर। तो ये आपके पास आ गए LCM और HCF। अच्छा LCM को अगर गुना करके लिखना चाहते हो तो लिख देना, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितने हो गए, 420। अच्छा ये तो 3 हो ही जाएगा, इनको लिख लेना। अब नेक्स्ट में अपन चलेंगे कि अगला क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। 17, 23, 29।
तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29। ये क्वेश्चन है। करते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड। 17 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 खुद अभाज्य संख्या है एक बार। 23 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 23 खुद अभाज्य संख्या है एक बार। 29 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 29 खुद अभाज्य संख्या है एक बार। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे खास बात क्या है इसमें कि किसी का भी कोई गुणनखंड एक्स्ट्रा है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए 17 को 17 की घात 1, 23 को 23 की घात 1 और 29 को 29 की घात 1। ठीक है, ये हो गए। अब अपन चलते हैं इनमें कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है तो HCF जहां कॉमन कुछ नहीं होगा वहां 0 नहीं लिख के 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। कोई भी चीज हो उसकी घात अगर अपन 0 मान के चलो यहाँ 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लिखेंगे और 2 की घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। HCF क्या होगा? 1 और LCM क्या होगा? यहाँ इन सब का गुणनफल 17 की घात अधिक 1 है, 23 की घात 1 है और 29 की घात 1 है। ये होगा इनका LCM। ध्यान रखना, नोट डाल लेना चाहे साथ में, नोट डाल के लिखना। नोट, जब कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो तो क्या हो जाएगा? HCF बराबर 1 होगा। जब क्या नहीं होगा? कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा तो अपन क्या लिखेंगे? HCF बराबर 1। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा LCM 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 नोट करना होता है जिनको, वो उस जगह वीडियो को थोड़ा पॉज करके और नोट जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में फिर निकल जाएं, या फिर एक बार समझते जाएं उसके बाद दोबारा करके और उसके बाद अपन नोट कर सकते हैं। तो तीसरा 8, 9 और 25। 8 के बाद गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार। 9 में 3 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है और फिर 1। 25 में 5 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, फिर 1। अच्छा अब देखो, कॉमन इनमें कुछ नहीं है। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की घात 2 भाई 2 हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं। अच्छा मैं 25 को 5 की घात 2 लिख सकता हूं क्या? भाई लिख सकता हूं। 5 2 बार है, 3 2 बार है और 2 3 बार है, तो मैंने 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 उसी हिसाब से लिखा है। अब इनका HCF और LCM निकालते हैं। HCF क्या होगा? जब कॉमन नहीं, अभी नोट डलवाया था पिछले क्वेश्चन में, जब कॉमन कुछ भी नहीं हो तो अपन क्या करेंगे? जब कॉमन कुछ नहीं था तो अपन क्या कर लेते हैं? 1 लिख देते हैं HCF। और LCM क्या लिखेंगे? अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात क्या है? 3, 3 की अधिकतम घात क्या है? 2 और 5 की अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25 और 25 अट्ठे 1000 और 9000 हो जाएगा। ये नहीं, 25 अट्ठे 200 और 2 9 18, 1800 में वो 125। हाँ भाई, अब ये 1800 HCF 1, चाहे सत्यता की जांच करके देख लेना उस हिसाब से। ये आपकी इतनी इजी प्रश्नावली है, इसको अपन 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी जो थोड़ी अलग थी, उन चीजों को हटा दिया गया है, आसान सी चीज छोड़ दिए। अब अपन बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसके बचे हुए शेष जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाने के बाद अपन आगे चलेंगे, है ना। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सभी यार दोस्त और जो भी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको शेयर करते हैं, जिससे कि हमारे भी कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे थोड़ा सा, है ना।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं।